एक बूढ़ा व्यक्ति है जो कि गांव में रहता है और गांव के बच्चों को पढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित करते रहता है। एक बच्चा है जो कि शरारती है, जिसको पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता है। एक दिन वो दोनों आमने सामने हो जाते हैं। बूढ़े ने उस बच्चे को कहा, पढ़ बेटा पढ़, लेकिन बच्चा मानने वाला नहीं था। उसने उस बूढ़े को जवाब दिया, हट हट बूढ़े। यहाँ पे इसके माध्यम से आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद कराया जाएगा। आप साइन कॉस टेन का फॉर्मूला यहाँ देख सकते हैं, P/H, B/H और P/B। साइन इज इक्वल टू P/H, कॉस इज इक्वल टू B/H और टेन इज इक्वल टू P/B। और कॉसेक H/P, सेक H/B, कॉट B/। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स गेम बाय एस पांडे में। आपने हमारी पिछली वीडियो में देखा कि क्लास 10 के मैथ्स की प्रिपरेशन के लिए कैसे स्ट्रेटजी बना के हम लोग तैयारी कर सकते हैं। और अगर आपने उस वीडियो को देखा होगा तो उम्मीद है कि आप अपनी स्ट्रेटजी उसके अनुसार स्टार्ट कर चुके होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आपने उस वीडियो को काफ़ी सराहा, काफ़ी देखा, लाइक सब्सक्राइब भी किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया आप मेरे चैनल पे जा कर के उसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप इस तरह के वीडियो का लाभ उठा सके। हम अपने चैनल के माध्यम से बच्चों को चैप्टर वाइज कैप्सूल देने वाले हैं, जिससे कि बच्चे आगे आने वाले 10th के एग्ज़ाम का प्रिपरेशन अच्छे से कर सके। पिछले वीडियो में हमने कहा था कि आप कमेंट कीजिए कि आपको किस चैप्टर का सबसे पहले आपको स्टडी मटेरियल चाहिए। तो उसमें एक बच्ची का मैसेज आया कि सर हमें ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का स्टडी मटेरियल चाहिए। तो आज के वीडियो में मैंने आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का मटेरियल तैयार किया है। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, क्योंकि इस वीडियो में हमने एक ही वीडियो में पूरे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को समझाने का प्रयास किया है। क्योंकि आपके पास समय अब नहीं है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे, ताकि आप इस पूरे चैप्टर को अच्छे से समझ सकें। आज का टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि ये टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री ट्रायंगल से रिलेटेड है। ट्रायंगल से रिलेटेड हमारे सिलेबस में दो टॉपिक है। पहला टॉपिक ट्रायंगल खुद ही था और दूसरा ये इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो इसमें कंफ्यूज आप लोगों को नहीं होना है। ये टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री उस सेक्शन से रिलेटेड है जिसमें आपको स्प्लिटर में 12 मार्क्स दिया हुआ था, और ट्रायंगल जो चैप्टर है वो ज्योमेट्री सेक्शन का चैप्टर है, जिसमें कि आपको उसका जो क्वेश्चन आएगा वो ज्योमेट्री सेक्शन में आएगा। यानी उसका मार्क्स आपको ट्रिग्नोमेट्री वाले सेक्शन 12 मार्क्स के अंतर्गत नहीं होता है। इसका मतलब कि ये 12 मार्क्स है वो केवल इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो कि हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर जिसको हम लोग बोलते हैं, केवल उससे रिलेटेड है। तो आप समझ सकते हैं कि इतने छोटे टॉपिक से आपको 12 मार्क्स मिलने वाले हैं। ये टॉपिक स्पेशली राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में रिलेटेड है। इस चैप्टर में यानी ट्रिग्नोमेट्री सेक्शन की जो भी स्टडी होती है वो स्पेशली राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड होती है। तो राइट एंगल ट्रायंगल जैसा कि आप लोग जानते हैं वो ट्रायंगल होता है जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एंगल इसका 90 डिग्री है, और ये एंगल हम लोग यहाँ पे थीटा से डिनोट किए हैं। ये आपके लिए एक नया वर्ड है थीटा। ये थीटा से हम लोग एंगल को डिनोट करते हैं। जैसे यहाँ पे इस एंगल को डिनोट किया गया है थीटा से। तो अभी से आप लोग जितने जहां तक पढ़ेंगे उसमें ये सिंबल आपको लगातार मिलेगा। थीटा सिंबल से डिनोट करते हैं एंगल को, और इसी एंगल के रिस्पेक्ट में हम लोग यहाँ पे आगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में पढ़ेंगे। तो उसके लिए क्या है कि ये जो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल हमारा बना है, इस ट्रायंगल में इस एंगल के सामने जो साइड है इसको हम लोग यहाँ पे परपेंडिकुलर, और इसके एडजेसेंट में जो साइड है उसको हम लोग बेस कहते हैं। डिग्री के सामने जो साइड है ये हमेशा हाइपोटेनियस होता है, तो वो कांस्टेंट है। लेकिन ये जो बेस और परपेंडिकुलर है ये आपस में चेंज होते रहता है। यहाँ मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि ये जो कभी कभी कंफ्यूजन क्या हो जाता है दिमाग में कि जो ये वर्टिकल साइड है इसको बच्चे परपेंडिकुलर मान लेते हैं, और बेस का मतलब मान लेते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल साइड है वो बेस होगा। यहाँ पे एक चीज क्लियर कर लेना है कि बेस और परपेंडिकुलर का रिलेशन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल से कतई नहीं है। अगर इस एंगल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं तो ये बेस है,
लेकिन अगर इस एंगल के बारे में अगर देखा जाए तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये साइड है जो कि हॉरिजॉन्टल दिख रहा था। तो हमारे कहने का मतलब यही था कि जो हॉरिजॉन्टल है वो बेस है, ये हमेशा सही नहीं है। वर्टिकल जो साइड है वो भी बेस हो सकता है। तो इसको यहाँ पे दूसरे नाम से हम लोग जानेंगे कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल से नहीं बल्कि वो एडजेसेंट और अपोजिट साइड कहते हैं। यानी कि जो परपेंडिकुलर है ये परपेंडिकुलर हमारा अपोजिट साइड हो। एंगल के सामने का जो साइड है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर कहलाता है और एंगल के एडजेसेंट में जो साइड है वो बेस कहलाता है। तो ये कॉन्सेप्ट हमको दिमाग में रखना है। आगे चलते हैं वीडियो में। इस राइट एंगल ट्रायंगल में जो तीन साइड हैं, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, इस तीनों साइड से मिला के हमें रेशियो फॉर्म करने हैं। और हम जानते हैं कि रेशियो को फॉर्म करने के लिए 2 नंबर की जरूरत पड़ती है। तो अगर इस तीनों साइड को 3 नंबर मान ले तो इस 3 नंबर से कितने तरह के रेशियो फॉर्म हो सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ए बी सी अगर ये 3 नंबर हैं तो इस तीनों से हमें 3 तरह के रेशियो तो ऐसे प्राप्त हो जाएंगे और उसको रिवर्स कर दें तो फिर 3 रेशियो प्राप्त हो जाएंगे, जैसे ए रेशियो बी, बी रेशियो सी और फिर ए रेशियो सी। इस तरह से 3 रेशियो, और अगर उसको रेसिप्रोकल कर दें बी रेशियो ए सी रेशियो बी, तो इस तरह से 3 रेशियो और मिल सकता है। तो टोटल हमें 6 रेशियो मिल जाएंगे इस तीनों साइड को मिला करके। तो इस चैप्टर में हम लोगों को उसी 3 और 3 6 रेशियो के बारे में पढ़ना है। तो वो 6 रेशियो का नाम क्या है वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अब देख सकते हैं यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल हमने लिया है जिसका एक एंगल यहाँ पे 90 डिग्री है और 90 डिग्री के सामने का साइड ऑलवेज हाइपोटेनियस होता है। ये हाइपोटेनियस है, ये थीटा के सामने के साइड को P और उसके एडजेसेंट साइड को B कहते हैं। तो इसमें जो हमने पिछले बार कहा था जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में, तो उस रेशियो को यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि वो रेशियो कौन कौन से होते हैं, उनका फॉर्मूला क्या है और उसका फुल नेम क्या है। मैं आपको बता दूं, आपके एनसीईआरटी के बुक में और सिलेबस में उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का फुल नेम भी पढ़ना है जो कि आपको एग्जाम में आता भी है। तो आपको साइन थीटा कॉस थीटा के रूप में तो बहुत सुने होंगे, लेकिन उसका फुल नेम क्या है ये आपको नहीं पता होगा। तो यहाँ से आपको उसका पूरा नाम भी जानना है। जैसे पहला जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो हम लोग साइन कहते हैं, लेकिन उस साइन का पूरा नाम SINE है और उसका फॉर्मूला है P/H। उस साइन का फॉर्मूला है P/H। दूसरा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो कॉस कहते हैं। कॉस का पूरा नाम है कोसाइन और जिसका फॉर्मूला होता है B/H। उसी तरह से फिर टैन, टैन का फॉर्मूला है, टैन का पहले तो पूरा नाम होता है टेंजेंट। यहाँ पे आप नाम भी सीखते चलेंगे। टैन का पूरा नाम है टेंजेंट और इसका फॉर्मूला होता है P/B। अब ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बाद बाकी के 3 इसी के जस्ट रेसिप्रोकल हैं। यानी साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, ये जो साइन है साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक और टैन का रेसिप्रोकल होता है कॉट। यहाँ पे मैं आपको कलर चेंज कर दूं ताकि आपको देखने में सुविधा होगी। ये कॉस का रेसिप्रोकल है सेक और फिर टैन का रेसिप्रोकल है कॉट। ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। रेसिप्रोकल का क्या मतलब कि जैसे इसको उल्टा करते हैं, जैसा कि हमने बताया था आपको कि 3 रेशियो से रेसिप्रोकल से बाकी के 3 रेशियो बनते हैं। तो आपको टैन का रेसिप्रोकल कॉट है तो ये कॉट का रेशियो फॉर्मूला हो जाएगा B/P। उसी तरह से सेक का फॉर्मूला हो जाएगा, सेक किसका रेसिप्रोकल है कॉस का, कॉस का फॉर्मूला था आपका B/H तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा H/B। इसका फॉर्मूला हो जाएगा H/B। और कॉसेक, कॉसेक किसका रेसिप्रोकल है साइन का, तो साइन का फॉर्मूला है P/H तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा H/P। इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा H/P। तो यहां पे आप एक बार फिर से देख लीजिए, साइन किसका नाम था SINE, कॉस कोसाइन, टैन टेंजेंट, कॉट कोटेंजेंट, सेक सेकेंड
और कॉसेक कोसेकेंट, साइन कोसाइन, टेंजेंट कोटेंजेंट, सेकेंट कोसेकेंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एब्रिविएशन के रूप में फर्स्ट 3 लेटर को यूज किया गया है, जिसका एक एक्सेप्शन है कॉसेक। कॉसेक में 5 लेटर यूज हुआ है और जिसके पीछे रीजन है कि ये अगर इसका 3 लेटर लेते हैं तो केवल कॉस बनता है, जो कि यहाँ पे यूज हो चुका है, तो इसके चलते इसको कॉसेक से यूज किया जाता है। बाकी के सभी नाम उसके फुल नेम के फर्स्ट 3 लेटर से बने हैं। तो ये इस तरह से आपको उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फुल नेम, उसका एब्रिविएशन और उसका फॉर्मूला यहाँ पे आपने देखा। अब अगले स्लाइड में आपको मैं उस फॉर्मूले को याद करने के लिए एक छोटी सी कहानी बताने जा रहा हूँ, जिस कहानी के माध्यम से आप आसानी से उस फॉर्मूले को याद कर सकते हैं हंसते हंसते, और आपको उसके लिए अलग से रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसा कि हमारा हेडिंग भी है कि आपको फॉर्मूले रटने नहीं पड़ेंगे, बल्कि आप समझ के बता सकते हैं। अभी जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको बताए, उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हम एक कहानी के माध्यम से आपके सामने समझाने जा रहे हैं, जो कि आप हंसी हंसी में उसको याद कर लेंगे। उस कहानी में क्या है कि एक बूढ़ा व्यक्ति है जो गांव में रहता है और उस गांव में एक बच्चा भी रहता है। तो वो बूढ़ा व्यक्ति उस बच्चे को देख के आमने सामने एक दिन दोनों हो जाते हैं। तो उस बच्चे को देख के बूढ़ा व्यक्ति बोलता है कि एक बूढ़ा व्यक्ति है जो गांव में रहता है और उस गांव में एक बच्चा भी रहता है। तो वो बूढ़ा व्यक्ति उस बच्चे को देख के आमने सामने एक दिन दोनों हो जाते हैं। तो उस बच्चे को देख के बूढ़ा व्यक्ति बोलता है कि पढ़ बेटा पढ़, यानी कि तुम्हारे एग्जाम आने वाला है, कुछ पढ़ाई भी कर ले। लेकिन बच्चा नटखट था, बच्चे को बूढ़े की बात कहाँ समझ में आती है, तो वो अपने खेलने कूदने में मगन था। उसने झटके से उसको जवाब दिया बूढ़े व्यक्ति को, हट हट बूढ़े। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये दो बच्चों और बूढ़ों के बीच के कन्वर्सेशन से हमने यहाँ पे आपको ट्रिग्नोमेट्री का जो वो आइडेंटिटी अभी आपने देखा, वो यहाँ पे आपको फॉर्मूले के रूप में अलग अलग कलर में आपको दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं P और H एक साथ है, B और H एक साथ है, P और B एक साथ है। यानी आपको वो फॉर्मूले साइन कॉस टेन यहाँ पे P/H, B/H और P/B के रूप में इस बूढ़े व्यक्ति और बच्चे की कहानी के माध्यम से आपको पढ़ बेटा पढ़, हट हट बूढ़े, अगर ये 2 सेंटेंस याद है और उसको ऊपर नीचे लिख लीजिए तो साइन कॉस टेन आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ तक कि कॉसेक सेक कॉट भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसी को आप रिवर्स ऑर्डर में अगर कर दीजिए तो आपको कॉसेक सेक कॉट का फॉर्मूला भी तैयार हो गया है। कॉसेक के लिए क्या करना है, H/P, सेक के लिए H/B और कॉट के लिए B/P, यानी इसी में आपको दोनों फॉर्मूले तैयार हो गए हैं। तो इस तरह से आप हंसते हंसते इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फॉर्मूले को, जो कि आपके लिए काफी नया होता है, जैसा कि हमने पहले वीडियो में बताया था कि ये टॉपिक आपके लिए नया है, लेकिन इसको आप इस तरह से याद करेंगे तो आपके लिए नया नहीं रहेगा, बल्कि ये इंटरटेनमेंट हो जाएगा और आपका फॉर्मूला भी याद हो जाएगा। तो चलिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का फॉर्मूला याद करने के बाद अब हम लोग अपना एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करते हैं। आपके सामने स्क्रीन पे हमने आपके एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन ला दिया है, जिसमें कि इन अ ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, AB इज इक्वल टू 24, BC इज इक्वल टू 7, डिटरमाइन साइन A एंड कॉसेक A, साइन C एंड कॉस C। ये बेसिक क्वेश्चन है जिसको हम आपके सामने सॉल्व करेंगे और आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आप इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इसमें करना क्या है, हर क्वेश्चन आपको इस चैप्टर के एक ही तरह के हैं। आपको करना क्या है कि जो भी राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, राइट एंगल एट B है, ये ट्रायंगल है आपका ABC। राइट एंगल एट B है, AB इज इक्वल टू 24, BC इज इक्वल टू 7। इसका मतलब है कि आपको हाइपोटेनियस नहीं दिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हाइपोटेनियस फाइंड आउट करना है, और जब हाइपोटेनियस आपको मिल जाएगा तो आप आसानी से, जब तीनों साइड आपके पास है, तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो हमने यहाँ पे अभी लिखा है 24 और 7, क्या ये सही है?
तो अभी ये 24 और 7, इसके लिए आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि क्लास 8 में ही हमने पाइथागोरियन ट्रिपलेट पढ़ा था। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट में क्या होता था, राइट एंगल के ट्रायंगल पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाते हैं। अगर उसका 2 मेंबर आपको दिया है तो तीसरा मेंबर आप आसानी से बता सकते थे। तो अगर जिसे याद होगा तो वो 24, 7 एंड 25 मेक्स अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, क्लास 8 में हम लोग पढ़े थे। तो वो जिसको याद होगा तो आसानी से कह सकता है कि एज का वैल्यू 25 होगा। लेकिन यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे आपको निकाल के बताना होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, यानी कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, यानी 576 प्लस 49 625, जो कि 25 का स्क्वायर होता है। एंड देयरफॉर AC इज इक्वल टू आपका हो गया 25। अब जब आपको AC का वैल्यू मिल गया तो आपको एक वैल्यू 24 था, दूसरा वैल्यू 7 था, तीसरा वैल्यू आपको 25 मिल गया। तो तीनों वैल्यू मिल गया तो आप चाहे साइन का, कॉस का, टेन का, जिसका भी फॉर्मूला निकालना चाहे निकाल सकते हैं। जैसे कि आपको निकालने के लिए कहा है साइन A, तो साइन A अभी अभी आपने देखा कि क्या होता है P/H यानी कि आप देखिए अभी जो हमने आपको बताया था कि साइन A ये आपका एंगल A है, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, तो जो अपोजिट साइड होता है वो परपेंडिकुलर होता है, यानी कि इसका परपेंडिकुलर कौन है 7, और हाइपोटेन्यूज कौन है, तो हाइपोटेन्यूज तो हमेशा फिक्स होता है 25, यानी कि आपका 7/25। कॉस ए का वैल्यू क्या होगा, तो कॉस ए का फॉर्मूला क्या है B/H। अब इस एंगल A के लिए बेस कौन है, तो बेस ऑलवेज क्या होता है, एडजेसेंट साइड होता है। एडजेसेंट साइड इस एंगल का कौन सा है, ये है 24, यानी कि इसका वैल्यू हो जाएगा 24, और हाइपोटेन्यूज तो हमेशा 25। तो इस तरह से साइन A कॉस A का वैल्यू मिल गया। साइन C, अब साइन C आपको निकालना है। साइन C, अब एंगल चेंज हो गया साइन C, तो साइन C के लिए अब ये एंगल आपका C है, साइन का वैल्यू होता है P/H। इस C के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, तो इस C के लिए परपेंडिकुलर 24, और हाइपोटेन्यूज तो एक ही होता है कांस्टेंट 25। कॉस C यानी कि B/H। अब इस एंगल C के लिए बेस कौन है, बेस हमेशा एडजेसेंट होता है, तो एडजेसेंट साइड आपका है 7 और हाइपोटेन्यूज तो 25। इस तरह से आपका कॉस C हो गया। तो आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू निकाल सकते हैं अगर आपका तीनों साइड मिला हुआ है। चलिए कुछ अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3, साइन A इज इक्वल टू 3/4, कैलकुलेट कॉस A एंड साइन A। पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या अंतर है थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। पिछले क्वेश्चन में आपका साइड का वैल्यू दिया हुआ था और उस साइड के वैल्यू में 2 साइड थे, तीसरा साइड आपको निकाला था। यहाँ भी आपको ये साइन का वैल्यू दिया है, अल्टीमेटली साइन के रेशियो में P/H यूज होता है, यानी आपको P और H का वैल्यू दिया है और आपको तीसरा वैल्यू निकालना है। दोनों क्वेश्चन देखने में एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। वो साइड का एक्यूरेट वैल्यू दिया हुआ था, यहाँ पे ये साइड का रेशियो दिया हुआ है। बच्चे यहीं पे गलती करते हैं। तो हम आपको 1 या 2 क्वेश्चन ही बताएंगे, क्योंकि टाइम कम है, हम सारे क्वेश्चन आपको चाह के भी सॉल्व नहीं करा पाएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप चाह के भी देख नहीं पाएंगे। लेकिन हमारा कोशिश ये रहेगा कि आपको कम समय में ही, कम क्वेश्चन में ही वो सारे कॉन्सेप्ट दे दें, कि ताकि खुद से भी आप क्वेश्चन बना सकें। जैसे आपको एक ही क्वेश्चन में बताऊंगा अभी, और उसके आधार पे इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आप बना डालेंगे। साइन A इज इक्वल टू 3/4। अब बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ से साइन A इज इक्वल टू 3/4, और पता है कि साइन वैल्यू किसका होता है, P/H का, तो हम सीधे सीधे कहते हैं कि P बराबर 3 और H बराबर 4। और यहाँ से आप P और H का वैल्यू मिल गया तो B का वैल्यू निकाल लेते हैं H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर से, क्योंकि P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर। तो B का वैल्यू क्या हो जाएगा, H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला है हम लोग पढ़े हुए हैं शुरू से ही, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर। तो अगर B स्क्वायर निकालना है तो क्या होगा, H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, और इससे B का वैल्यू निकल जाता है। लेकिन यहीं पे आप गलत कर जाते हैं। तो आपको क्या करना है
कि यहाँ पे जो वैल्यू दिया हुआ है उस वैल्यू से आपको रेशियो मानना है, न कि उसका एक्यूरेट वैल्यू मानना है। तो आप क्या करेंगे, ध्यान दे दीजिए यहाँ पे एक सेकेंड, कि आपको जो ये साइन ए का वैल्यू है उससे आपको p इज इक्वल टू 3k और h इज इक्वल टू 4k मानना है, न कि 3 और 4 मानना है। बस ये थोड़ा सा अंतर है, और इस तरीके से जो बनाता है उसका आंसर सही होता है, उसको पूरे मार्क्स मिलते हैं। और जो अगर आप p को 3 और h को 4 मान लेते हैं तो वो आपका आंसर इनकम्प्लीट है, बल्कि एक तरह से कह सकते हैं कि इनकरेक्ट भी है। तो यहाँ से अब आपको क्या करना है कि फिर वही काम, आपको b इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यानी कि h का वैल्यू क्या है 4k स्क्वायर माइनस 3k स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर, यानी कि 7k स्क्वायर। एंड इसका मतलब क्या हो गया, b इज इक्वल टू √7k। अब जब b का वैल्यू मिल गया तो आपके पास h का वैल्यू था, p का वैल्यू है, h का वैल्यू है, अब b का भी वैल्यू मिल गया। तो पिछले क्वेश्चन की तरह का अब ये क्वेश्चन हो गया, यानी आपको cos का वैल्यू निकालना है और tan का वैल्यू निकालना है। cos का वैल्यू क्या होता है, cos इज इक्वल टू b/h, b का वैल्यू मिल चुका है आपको √7k, h का वैल्यू मिला था पहले से ही 4k, k कैंसिल √7/4। दूसरा निकालना है tan a, tan a का वैल्यू होता है p/b, p का वैल्यू आपको मिला था 3k, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 3k, और अभी b का वैल्यू मिला आपको √7k, तो √7k, k कैंसिल, तो ये हो जाएगा 3/√7। तो इस तरह से आपको दोनों आंसर यहाँ पे मिल गए। तो इस क्वेश्चन में क्या था कि आपको जो रेशियो दिया हुआ है उस रेशियो से इस k के मल्टीपल के रूप में मानना है, न कि 3 और 4 को डायरेक्ट p और b मान लेना है। अगर इस तरह से आप बनाते हैं तो बाकी का सारा काम वैसे ही है जैसे कि पिछले क्वेश्चन में किया गया था। आगे चलते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं आपके फर्स्ट एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन में वही करना है। अब ये क्वेश्चन आपको कुछ अलग दिख सकता है, लेकिन आप अगर इस मेरे प्रोसेस को समझ गए होंगे, जैसे cos का वैल्यू दिया हुआ है, अब यहाँ पे sin थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा, यानी आपको इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में ये cos का वैल्यू क्या हो गया, cos का वैल्यू होता है b/p। तो यहाँ से अगर आपको b और p का वैल्यू मिल गया तो आप उससे h का वैल्यू निकालेंगे, और जब h का वैल्यू निकालेंगे तो p/h से sin का वैल्यू, b/h से cos का वैल्यू निकाल के और यहाँ पुट कर देना है। इजीली आप आंसर निकाल सकते हैं। cot स्क्वायर थीटा निकालना है तो cot स्क्वायर थीटा मीन्स b/p, इस b/p का स्क्वायर, तो cot स्क्वायर थीटा। यहाँ एक चीज आपको मैं क्लियर कर दूं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जो ये स्क्वायर है, जैसा आप देख रहे हैं, ये जो स्क्वायर लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है। एक चीज और यहाँ पे आपको क्लियर कर दूं, मेरा काम है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना। जो गलतियां बच्चे करते हैं वो आप सुधार लीजिए, बाकी छोटे छोटे चीज तो आप खुद से पढ़ सकते हैं। कॉट स्क्वायर थीटा का क्या मतलब है, जैसे कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब है कॉट थीटा का होल स्क्वायर। जैसे एक्स स्क्वायर का मतलब होता है एक्स का स्क्वायर, तो यहाँ पे ये जो कॉट स्क्वायर थीटा है या साइन स्क्वायर थीटा हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, उसका मतलब है साइन थीटा का होल स्क्वायर, न कि एंगल का स्क्वायर। तो इसको ध्यान रखना है। इसको अगले एक्सरसाइज में मैं फिर से क्लियर करूंगा। तो यहाँ कई जगह जैसे कॉस स्क्वायर ए है, साइन स्क्वायर ए है, उसकी जरूरत आपको पढ़ने वाली है। तो इसको हमने क्लियर कर दिया कि इसका मतलब क्या है, ये कॉस ए का होल स्क्वायर है, यानी जो भी आपका कॉस ए का वैल्यू आएगा उसको स्क्वायर करेंगे तो आपको ये कॉस स्क्वायर का वैल्यू देगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है उसको क्लियर करना जरूरी है, उसको हम आपके सामने कर देते हैं, फिर हम लोग अगले टॉपिक पे चलेंगे जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है उसको देख सकते हैं। क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। तो एक बार आपको मैं दिखा दूं सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए कि किसका वैल्यू क्या संभव है। जैसे ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये हमारा राइट एंगल हो गया, ये हमारा थीटा हो गया।
इस थीटा के लिए ये हमारा P होगा, ये हमारा B होगा और ये हमारा H होगा। वी नो दैट हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड, यानी किसी भी ट्रायंगल का हाइपोटेनियस जो होगा वो सबसे लंबा साइड होगा। तो हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन थीटा, उसका वैल्यू क्या होता है P/H। अब इस P/H फ्रैक्शन में परपेंडिकुलर, इस P/H फ्रैक्शन की अगर बात करें तो ये परपेंडिकुलर H से हमेशा छोटा होगा। अब P और H में अगर डिनोमिनेटर हमारा बड़ा है, इसका मतलब इस फ्रैक्शन का वैल्यू हमेशा 1 से छोटा होगा, यानी ये जो साइन थीटा है उसका वैल्यू हमेशा 1 से छोटा ही होगा। मैक्सिमम केस में वो हमारा 1 होता है, वो हम अगले स्लाइड में आपको समझाएंगे। लेकिन अभी आप फिलहाल देख लीजिए कि साइन थीटा का वैल्यू 1 से छोटा ही होगा, क्योंकि हाइपोटेनियस से बड़ा कभी परपेंडिकुलर नहीं हो सकता है। वही चीज कॉस पे भी लागू होती है। कॉस थीटा हमारा होता है B/H। अब ये B/H में भी वही कंडीशन है कि H जो है वो हमेशा B से बड़ा होगा, यानी डिनोमिनेटर हमारा न्यूमरेटर से बड़ा है, तो इस फ्रैक्शन का वैल्यू भी 1 से छोटा ही होगा। यानी साइन थीटा का वैल्यू कॉस थीटा का वैल्यू कभी 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। अब tan को देखते हैं। tan थीटा क्या होता है हमारा? tan थीटा हमारा होता है P/B। अब ये P/B ये हमारा ट्रायंगल का परपेंडिकुलर और बेस है। इस परपेंडिकुलर और बेस में कोई इस तरह का कंडीशन नहीं है कि कौन बड़ा और कौन छोटा होगा। जैसे अभी हमारा ट्रायंगल है, इसमें परपेंडिकुलर बड़ा है, बेस छोटा है। अभी दूसरा ट्रायंगल हमने बना दिया, इसमें हमारा परपेंडिकुलर भी बड़ा है, बेस छोटा है, दोनों के लिए हमारा एंगल है ना। तो आप देख सकते हैं, कभी आप बराबर भी बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा ट्रायंगल का परपेंडिकुलर और बेस के लिए कोई इस तरह का क्राइटेरिया नहीं है कि कौन बड़ा कौन छोटा। यानी ये जो हमारा फ्रैक्शन है, इसमें न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा भी हो सकता है, न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा भी हो सकता है। यानी इस tan थीटा का वैल्यू एक तरह से आप कह सकते हैं कि tan थीटा का जो वैल्यू है वो कुछ भी हो सकता है। कुछ भी का मतलब 1 से बड़ा भी हो सकता है, इस कंडीशन में 1 के बराबर भी हो सकता है, क्योंकि P और B दोनों बराबर हैं। तो P और B और दोनों बराबर है, तो P/B = 1। यानी tan थीटा का वैल्यू 1 से छोटा भी हो सकता है, 1 के बराबर भी हो सकता है और 1 से बड़ा भी हो सकता है। लेकिन साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू हमेशा 1 से छोटा ही होगा। इसी के साथ साथ अगर आप सेक की बात करें तो सेक थीटा में क्या होगा? H/B। अब यहाँ पे क्या होगा? जस्ट इसका उल्टा, यानी इसका न्यूमरेटर बड़ा है। न्यूमरेटर अगर बड़ा है, इसका मतलब कि ऑलवेज 1 से बड़ा होगा। कॉसेक थीटा क्या होगा? ये ऑलवेज 1 से बड़ा होगा, क्योंकि इसका भी वैल्यू क्या होता है? H/P। तो H/P का मतलब न्यूमरेटर यहाँ पे फिर बड़ा हो गया, न्यूमरेटर बड़ा है, इसका मतलब कि इसका वैल्यू हमेशा 1 से बड़ा होगा। तो इस तरह से किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू किस रेंज में होगा आप उसके पहले बता सकते हैं, बिना एंगल को जाने हुए, कि साइन थीटा में थीटा का वैल्यू अगर कुछ भी हम ले ले वो 1 से बड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि आपका हाइपोटेनियस कभी परपेंडिकुलर से बड़ा नहीं हो सकता है। तो अब इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा था The value of tan A is always less than 1। अभी हमने आपको बताया है, मेरे ख्याल से आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं कि ये गलत है, क्योंकि always less than 1 नहीं हो सकता है, कभी 1 से बड़ा भी हो सकता है, 1 के बराबर भी हो सकता है। sec A is equal to 12/5। 12/5 का मतलब ये वैल्यू कितना हुआ? 2 × 2/5, यानी 1 से बड़ा है। और अभी आपने देखा कि सेक का वैल्यू 1 से बड़ा होता है। cos A इज एब्रेविएशन। एब्रेविएशन हमने इसलिए आपको यूज कराया, सिखाया कि सबका एब्रेविएशन आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे एग्जांपल के रूप में एक पूछ रहा है, लेकिन बाकी कभी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप सभी का भी एब्रेविएशन याद कर लेंगे। cos A कॉसेकेंट A का एब्रेविएशन होता है, ये गलत है। कॉसेकेंट A का एब्रेविएशन कॉसेक होता है, ना कि कॉस होता है, और कॉस का एब्रेविएशन यूज होता है कोसाइन के लिए, तो ये फॉल्स है। cot A इज प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A। हाँ, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोग लिखते हैं साइन थीटा, तो साइन थीटा का मतलब साइन इंटू थीटा नहीं है। जैसे 2x 2 × x होता था, 4x 4 × x होता था, उसी तरह से साइन x साइन इंटू x या cot A cot इंटू A, ये गलत है। इस तरह का कोई प्रोडक्ट नहीं होता है। cot A का मतलब हुआ कि एंगल A के लिए कोटेंजेंट का रेशियो। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए कि यहाँ पे कोई प्रोडक्ट नहीं होता है, बल्कि ये एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का डिनोशन है। साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। अभी जो आपने पढ़ा उसके आधार पर आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं कि साइन थीटा का वैल्यू 4/3 4/3 आप देख रहे हैं, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो आप आसानी से इसको कह सकते हैं कि ये
फॉल्स है। कॉट ए ये भी क्या है, कॉटेज प्रोडक्ट ये भी फॉल्स है, कॉसेक ये भी फॉल्स है, सेक ट्रू है, और ये tan इज ऑलवेज लेस देन 1 ये भी फॉल्स है। तो इस तरह से इसके आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट थे आप यहाँ पे देख चुके हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू। जैसा कि आपके लिए हमने यहाँ पे एक ट्रायंगल बना दिया है जिसमें कि एक एंगल हमने 30 डिग्री यहाँ पे डिनोट किया है, और उसके लिए अगर साइन की बात की जाए तो साइन थीटा पी बाई एच, ये हमारा पी होगा और ये एच होगा। इसका रेशियो क्या होगा, तो आप देखेंगे कि ये रेशियो ऑलवेज फिक्स होता है, चाहे आपका ट्रायंगल छोटा हो चाहे बड़ा हो। सिमिलर ट्रायंगल में हम लोग पढ़े हैं कि साइड का रेशियो एक ही होता है अगर ट्रायंगल सिमिलर हो। तो ये अगर 30 डिग्री है तो ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे, तो इसका रेशियो हमेशा फिक्स होगा। तो इस तरह से एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसी भी ट्रायंगल के लिए एक ही वैल्यू देता है, फिक्स वैल्यू रहता है। तो वो सारे वैल्यू हम लोग यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के माध्यम से याद करेंगे। आपके सिलेबस में जो पढ़ना है वो है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इन एंगल्स का ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको याद करना है। तो ये आपके बुक में ये टेबल दिया हुआ है, वहां से आप आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए साइन का अगर बात करें तो साइन में आप देख सकते हैं साइन 0 डिग्री 0, 30 डिग्री 1/2, 45 डिग्री 1/√2, 60 डिग्री √3/2 और 90 डिग्री 1। यानी जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है वैसे वैसे साइन थीटा का वैल्यू भी बढ़ रहा है। आपको याद करने के लिए एक आसान तरीका बता दें कि केवल आपको साइन का वैल्यू याद करना है, बाकी के वैल्यू आप इसी की मदद से ऑटोमेटिकली याद कर लेंगे। जैसे यहाँ पे साइन 0 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, जस्ट इसी को रिवर्स कर दीजिए तो वो कॉस का वैल्यू है। आप इसको उल्टे ऑर्डर में पढ़िए 1, √3/2, 1/√2, 1/2, 0। यही पे आप देखिएगा ये इसका ऑर्डर है, जो उसका उल्टा ऑर्डर है वो कॉस का सीधा ऑर्डर है। यानी कि कॉस के लिए 0 डिग्री में 1, 30 डिग्री में √3/2, 45 डिग्री में 1/√2, 60 डिग्री में 1/2 और 90 डिग्री में 0। साइन और कॉस का डिवाइड कर दीजिए। जैसा कि आपको पता है कि साइन थीटा p/h और cos थीटा b/h, अगर इन दोनों को डिवाइड कर दें तो आप देखेंगे कि ये h कैंसिल होके क्या बचेगा, p/b, जो कि किसका वैल्यू होता है, tan थीटा का। यानी आप देख सकते हैं कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा ये tan थीटा का वैल्यू है। साइन थीटा बाई कॉस थीटा मिलके tan थीटा हो गया। तो उसी तरह से यहाँ भी आप उसका वैल्यू याद कर सकते हैं कि जो साइन थीटा का वैल्यू है और कॉस थीटा का वैल्यू है दोनों को डिवाइड कर दीजिए। 0/1 0, 1/2 √3/2, 2 कैंसिल, 1/√3, tan का वैल्यू 1/√2, 1/√2 दोनों इक्वल है, डिवाइड करेंगे 1, √3/2, 1/2 डिवाइड करेंगे 2 कैंसिल, √3, ये हो गया tan 60 का वैल्यू। और tan 90 की जहां तक बात है तो साइन 90 में 1 और cos 90 में 0, 1/0, 0 से किसी नंबर में डिवाइड नहीं हो सकता है, इसलिए यहाँ पे नॉट डिफाइंड है। तो tan का वैल्यू जो है 0 से लेके 0, 1/√3, 1√3 और नॉट डिफाइंड। और अब इस बाकी के 3 की जहां तक बात है तो ये बाकी का 3 आपको पहले ही हमने बताया एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। यानी जो साइन है इस साइन का रेसिप्रोकल है कॉसेक, तो जो इसके वैल्यू है उसका भी रेसिप्रोकल करते जाए तो आपको उसका वैल्यू मिलता जाएगा। जैसे इस साइन 0 में साइन 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, 1/2 का रेसिप्रोकल 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 और 1 का रेसिप्रोकल 1। तो इस तरह से आप इसका साइन का वैल्यू अगर याद कर लिए हैं तो कॉसेक का वैल्यू याद हो जाएगा, कॉस का वैल्यू अगर याद कर लिए हैं तो सेक का वैल्यू याद हो जाएगा, tan का वैल्यू अगर याद कर लिए हैं तो कॉट का वैल्यू याद हो जाएगा। तो आप इस टेबल पे थोड़ा सा समय देंगे आप ये सारे वैल्यू आसानी से याद कर सकते हैं। तो हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगला एक्सरसाइज 8.2 जिसमें आप देख रहे हैं जो क्वेश्चन है वो अभी जो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू पढ़ा उसी से रिलेटेड है। साइन 60 cos 30, साइन 30 cos 60,
2 tan स्क्वायर 45 cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60, यानी सारे वैल्यू आपको पुट करके और वैल्यू निकालना है। तो चलिए आपको प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन आपको लिए चलते हैं। जैसे आपको हम ये स्क्वायर वाला ही क्वेश्चन ले लेते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग देखेंगे 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60। जैसा कि हमने बताया स्क्वायर का मतलब होता है उसका वैल्यू को रख के देन स्क्वायर करना। तो इसका मतलब क्या है 2 tan 45 का होल स्क्वायर प्लस cos 30 का होल स्क्वायर माइनस sin 60 का होल स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं ये कितना आसान क्वेश्चन है कि आपको tan 45 का वैल्यू पता है, cos 30 का वैल्यू पता है, sin 60 का वैल्यू पता है, तो केवल पुट कर देना है। tan 45 का वैल्यू है 1, cos 30 का वैल्यू है √3/2 एंड sin 60 का भी वैल्यू है √3/2। तो ये तो अभी फिलहाल की कंडीशन में ये प्लस माइनस ऑटोमेटिक ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू 2 × 1 दैट इज 2। ये इसका आंसर है। तो बाकी क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। जैसे 1 माइनस tan स्क्वायर a 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 45 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 45। tan 45 का वैल्यू 1 माइनस 1 0 बाई 1 प्लस 1 0/2, यानी इसका वैल्यू 0। यहाँ पे ऑप्शन डी। sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल टू। अब यहाँ पे केवल आपको पुट करके देख लेना है कि कौन से वैल्यू पे सेटिस्फाई हो रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा ये sin 2a का क्या मतलब है। जैसा हमने बताया कि sin स्क्वायर a जो है वो sin a का स्क्वायर है, तो उसी तरह से यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि sin 2a जो है वो 2 sin a के बराबर हो जाएगा। नहीं, ये sin 2a का मतलब यहाँ पे ये जो sin 2a है इसका मतलब है एंगल का डबल, यानी a का वैल्यू अगर 30 है तो 2a का वैल्यू हो गया 60। यहाँ पे एंगल को डबल करना है, ना कि sin a को डबल करना है। तो sin 2a यानी अगर एंगल का वैल्यू आप a का वैल्यू 30 देते हैं तो ये 60 होगा, a का वैल्यू 45 देते हैं तो ये 90 होगा। तो आपको पता करना है कि 2 sin a यानी sin a का डबल इस sin 2a पे कब सेटिस्फाई होता है। तो sin 30 का वैल्यू 1/2 और 2 sin a का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 × 1/2 यानी कि 1। लेकिन अगर sin a का वैल्यू अगर 30 देते हैं तो 2a के बदले में क्या हो जाएगा sin 60, और sin 60 का वैल्यू अभी हमने देखा √3/2 होता है जो कि सेटिस्फाई नहीं है। तो आप इस तरह से देखेंगे कि sin a का वैल्यू अगर 0 देते हैं तो sin 0 0 2 × 0 0 और 2a का वैल्यू भी उस कंडीशन में 0 ही रहेगा। तो ये sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a 0 डिग्री के लिए सही हो सकता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे नीचे आपको है tan a प्लस b इज इक्वल टू √3। ये एग्जाम में कई बार आता भी है क्वेश्चन। इफ tan a प्लस b इज इक्वल टू √3 tan a माइनस b इज इक्वल टू 1/√3, तो a और b का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अभी जो प्री बोर्ड का एग्जाम हुआ है उस एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चन आए थे। तो इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को लेके चलते हैं। इस क्वेश्चन में tan a प्लस b इज इक्वल टू √3 और √3 को हम लिख सकते हैं tan 60। इसका मतलब a प्लस b इज इक्वल टू 60, इसको हम कहेंगे इक्वेशन 1। और tan a माइनस b इज इक्वल टू 1/√3 और 1/√3 वैल्यू होता है tan 30 का, यानी a माइनस b को हम कह सकते हैं 30। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। अब आपको क्या करना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में जैसे आप इक्वेशन को सॉल्व करते थे उस तरह से इस इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर देना है। यानी हमारा a प्लस b इज इक्वल टू 60 और a माइनस b
इज इक्वल टू 30, दोनों को ऐड कर दिया, 2a इज इक्वल टू 90, यानी a इज इक्वल टू 45। इसको पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, तो 45 प्लस b इज इक्वल टू 60, यानी b इज इक्वल टू 60 माइनस 45 यानी कि 15, यानी a का वैल्यू आपको मिल गया 45 और b का वैल्यू मिल गया 15 आंसर। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपको इस एक्सरसाइज में है। हमने शुरुआत में ही आपको कहा कि इस एक्सरसाइज में कहीं भी आपको बहुत लेंथी क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है, बहुत आसानी से आप इस टॉपिक से जो भी मार्क्स हैं वो आप गेन कर सकते हैं। तो आपने देखा कि एक्सरसाइज 8.1 और 8.2 में हमने जो भी क्वेश्चन थे उसको आसानी से किया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ ट्रू फॉल्स यहाँ भी हैं, तो चलिए देखते हैं। साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी। अगर a का वैल्यू यहाँ पे आप 60 लेते हैं और b का वैल्यू 30 लेते हैं, तो साइन a का वैल्यू यानी साइन 60 और साइन b का वैल्यू साइन 30, दोनों को जोड़ने से a प्लस बी यानी कि साइन 90 के बराबर होना चाहिए। क्या होता है? ऐसा नहीं होता है। तो साइन a प्लस बी साइन a प्लस साइन b के बराबर नहीं होता है। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि साइन a प्लस बी का अलग फॉर्मूला ही है। साइन a प्लस बी साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, ये होता है। इसको हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए ये समझिए कि ये आपका गलत है। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। उसको हम लोग अभी टेबल पर चल के सारे को डिस्क्राइब करेंगे हम। उसके पहले आपको अगला क्वेश्चन बता देते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, आप थीटा इज इक्वल टू 45 पे तो देखे होंगे टेबल में कि दोनों का वैल्यू 1/√2 होता है, लेकिन यहाँ जो दिया हुआ है ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, ये सभी वैल्यू के लिए सही नहीं है, इसलिए हमारा स्टेटमेंट गलत है। कॉट थीटा इज नॉट डिफाइंड फॉर a इज इक्वल टू 0। tan 0 का वैल्यू हम लोगों ने देखा था कितना था? 0, और 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइन होता है और tan का रेसिप्रोकल कॉट होता है। तो इस तरह से कॉट a का वैल्यू नॉट डिफाइंड है, ये अपने आप में सही है। अब ये जो दो क्वेश्चन है ये अपने आप में दो क्वेश्चन नहीं है, बल्कि इसके लिए मैं आपको पूरा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का लॉजिक यहाँ पे समझाने वाला हूँ। ये जो आपका टेबल था, इसको टेबल को स्टडी करने से हम आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि साइन के केस में जैसे जैसे आप इस टेबल में आगे बढ़ रहे हैं, 0 से बड़ा 1/2, 1/2 से बड़ा 1/√2, 1/2 से 1/√2 बड़ा है। क्यों? क्योंकि 2 से √2 का वैल्यू छोटा होगा, और अगर डिनोमिनेटर छोटा होता है तो फ्रैक्शन का वैल्यू बड़ा हो जाता है। तो 1/2 से 1/√2 बड़ा है, 1/√2 से √3/2 बड़ा है, और √3/2 से 1 बड़ा है। यानी जैसे जैसे एंगल का वैल्यू बढ़ रहा है वैसे वैसे साइन थीटा का वैल्यू भी बढ़ रहा है। कॉस के केस में ये जस्ट उल्टा है, यानी 1 से आप देख रहे हैं डिक्रीज होते जा रहा है। तो इस स्टडी करने के बाद हम ये पाते हैं कि साइन थीटा का वैल्यू थीटा के वैल्यू के बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है। इसको हम इस रूप में याद कर सकते हैं कि साइन थीटा इंक्रीजेस इफ थीटा इंक्रीजेस। उसी तरह से कॉस के लिए क्या होगा? कॉस थीटा डिक्रीजेस इफ थीटा डिक्रीजेस। अगर आपका एंगल का वैल्यू बढ़ेगा तो कॉस थीटा का वैल्यू घटेगा। एंगल इंक्रीज करने के साथ कॉस थीटा डिक्रीज कर रहा है, तो इफ एंगल इंक्रीजेस देन कॉस थीटा डिक्रीजेस। tan के केस में आप देख सकते हैं 0 से बड़ा 1/√3, 1/√3 से बड़ा 1, 1 से बड़ा √3, और ये नॉट डिफाइंड। यानी कि जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है वैसे वैसे ये tan थीटा का वैल्यू भी बढ़ रहा है। और इसका उल्टा यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नॉट डिफाइंड से 2 से √2 से 2/√3, ये आपको लगातार डिक्रीज कर रहा है, और डिक्रीज करते करते वो 1 पे जा रहा है। यानी अगर साइन इंक्रीज कर रहा है तो जाहिर सी बात है उसका रेसिप्रोकल डिक्रीज करेगा। इफ थीटा इंक्रीजेस कॉस थीटा डिक्रीजेस। कॉस आपका डिक्रीज कर रहा था तो उसका रेसिप्रोकल जो सेक है वो इंक्रीज करेगा। इफ एंगल इंक्रीजेस देन सेक ए ऑल्सो इंक्रीजेस। क्योंकि आपका उसका रेसिप्रोकल कॉस था वो डिक्रीज करता था, तो
तो उसका जो रेसिप्रोकल सेक है वो इंक्रीज करेगा, ये ध्यान रखना है। और कॉट, तो tan का रेसिप्रोकल है कॉट, क्योंकि tan इंक्रीज करता है तो कॉट डिक्रीज करेगा। तो वहां पे जो आपका क्वेश्चन था, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस इफ थीटा इंक्रीजेस एंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस इफ थीटा इंक्रीजेस। साइन थीटा का वैल्यू इंक्रीज करता है अगर थीटा बढ़ता है, तो ये सही बात है। लेकिन cos थीटा के बढ़ने से थीटा इंक्रीज करने से cos थीटा इंक्रीज नहीं करता है, ये गलत है। sin थीटा और cos थीटा दोनों बराबर होते हैं, तो ये गलत था क्योंकि सभी वैल्यू के बराबर नहीं होते हैं। और cot थीटा नॉट डिफाइन, cot थीटा नॉट डिफाइन होता है, और ये आपका फॉल्स हो चुका था। तो इस तरह से आपका ये ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू से रिलेटेड जो टॉपिक था वो आपका समाप्त हुआ। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन आपको पूछना होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन आपको भेज दूंगा। लेकिन अभी फिलहाल चूंकि आपका एग्जाम है और वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए, इसलिए बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन ही आपको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं, ताकि आप कम समय में पूरे टॉपिक को क्लियर कर पाए। अगला जो आपका टॉपिक है, जो आप देख रहे हैं, एनसीईआरटी का बुक हमने खोला हुआ है, इसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड टॉपिक था, लेकिन हमने पहले ही आपको बताया है कि जो डिलीटेड टॉपिक है उस पर हम ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि वो आपका आप एग्जाम में आने वाला नहीं है, तो इसको हम लोग बाद में कर लेंगे। अभी फिलहाल जो एग्जाम में आने वाला है केवल उसी पर हम ध्यान देंगे। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो ये है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। अगला टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम लोग यहाँ पे एक चीज रिकॉल कर ले कि आइडेंटिटी क्या होता है। क्लास 8 में हम लोगों ने पढ़ा था अलजेब्रिक आइडेंटिटी। आइडेंटिटी वो होता है कि इक्वेशन इज कॉल्ड आइडेंटिटी व्हेन इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, यानी कि अगर सभी वैल्यू के लिए वो सही है तो उस इक्वेशन को ही हम आइडेंटिटी कहते हैं। जैसे अगर x + 4 = 10 है तो ये हमारा इक्वेशन है, क्योंकि ये केवल x = 10 - 4 यानी कि केवल 6 के लिए सही है, ये सभी के लिए सही नहीं है। लेकिन वहीं पे अगर हम कहें कि x + y = x² + 2xy + y², तो ये सभी वैल्यू के लिए सही है। तो आपको पता है कि ये हमारे क्लास 8 का इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी भी था। ये हम लोग क्लास 8 में इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी के रूप में पढ़े हैं, x + y² = x² + 2xy + y²। उसी तरह से यहाँ पे हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के बारे में पढ़ना है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या है? तो अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक सेंटेंस है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है और वो किसी भी एंगल के लिए ट्रू है, तो उस इक्वेशन को हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कहते हैं। जैसे अगर हम कहें कि sin θ = 1/2, तो ये हमारा आइडेंटिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आपका केवल sin 30 के लिए सही होगा, बाकी के लिए सही नहीं होगा। लेकिन अभी इस चैप्टर में हम लोग कुछ ऐसे इक्वेशन पढ़ेंगे जो थीटा के किसी भी वैल्यू को पुट करिए तो वो सही होगा। तो उस कड़ी में आपका जो पहला आइडेंटिटी होता है वो होता है sin² θ + cos² θ = 1। अभी हम लोग उस आइडेंटिटी को प्रूफ करके भी देखेंगे। sin² a + cos² a = 1 is an important identity in our syllabus। तो इसको हम लोग यहाँ पे प्रूफ करेंगे कि ये कैसे सही है। जैसे ये हमारा ट्रायंगल है, इसका ये एंगल अगर a है तो और ये b, ये c, एंगल a के लिए हमारा cos² a + sin² ये क्या होगा? तो इस एंगल के लिए आपको पता है कि ये हमारा ये साइड परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा, ये हाइपोटेन्यूज होगा। तो हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं। cos² a, यानी कि इसमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट ये 90 डिग्री है, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट से हमारा क्या होगा? bc² + ac² = ab²। पाइथागोरस प्रॉपर्टी से p² + b² = h²। तो p² यानी कि हमारा bc², b² यानी ac² और h² यानी ab²। इसमें पूरे इक्वेशन में डिवाइडिंग बाय ab² अगर हम लोग कर दें तो क्या मिलेगा?
BC स्क्वायर बाई AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बाई AB स्क्वायर दैट इज इक्वल टू AB स्क्वायर बाई AB स्क्वायर, ये आपको मिलेगा। अब आप समझ सकते हैं कि अभी अभी जो हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का फॉर्मूला पढ़ा था उसके अनुसार इस एंगल के लिए साइन ए का वैल्यू क्या होगा, P बाई एच। P आपका BC है और H आपका AB है, तो BC बाई AB यानी इसको हम लिख सकते हैं BC बाई AB का होल स्क्वायर। उसी तरह से AC स्क्वायर बाई AB स्क्वायर को लिख सकते हैं AC बाई AB का होल स्क्वायर, और ये हमारा AB स्क्वायर बाई AB स्क्वायर तो कट के 1 हो जाएगा। तो ये जो BC बाई AB है, BC बाई AB को हम लिख सकते हैं साइन A इस ट्रायंगल के लिए, ये हमारा साइन A हो जाएगा। AC बाई AB है, AC आप देख सकते हैं कि AC यहाँ पे क्या है, AC बेस है और AB क्या है, AB हाइपोटेनियस है, तो बेस बाई हाइपोटेनियस हमारा क्या होता था, cos A, यानी ये हमारा cos का होल स्क्वायर है एंड दैट इज इक्वल टू 1। और अभी अभी हमने बताया था कि साइन A के होल स्क्वायर को हम लिखते थे साइन स्क्वायर A, साइन A के होल स्क्वायर को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर A, cos A के होल स्क्वायर को लिख सकते हैं cos स्क्वायर A एंड दैट इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा जो इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी था साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A इज इक्वल टू 1, इसको हम इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं। आप अगर प्रूफ नहीं भी करेंगे तो याद कर सकते हैं इस आइडेंटिटी को, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। इस पे आधारित बहुत सारे क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में, एग्जाम्पल में मिलने वाले हैं और एग्जाम में भी बहुत सारे क्वेश्चन इस पे आते हैं। तो ये आपका आइडेंटिटी रहा। अब हम लोग इस पे आधारित क्वेश्चन देखेंगे।